वन क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 राजनीतिक दल, जिसका हमने अध्ययन कार्य शुरू किया था। तो आज इसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का इस लेसन से जो प्रमुख विषय है वो है कितने राजनीतिक दल। आज का हमारा टॉपिक है कितने राजनीतिक दल। इससे पहले एक जो हमारा मेन टॉपिक था, इसमें पीछे उसके बारे में एक बार अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक बात बोले भेद खोले, इसके नीचे दिया गया कि शासक दल क्या है। ये एक नंबर की डेफिनेशन भी है, परिभाषा भी है कि शासक दल क्या होता है। क्या है? जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसे शासक दल कहते हैं। चलिए अब आज के अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कितने राजनीतिक दल। लेसन जब शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में इसके बारे में हमने बताया भी था आपको कि आज वर्तमान में 7 मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं या राजनीतिक दल हैं और 750 से ज़्यादा या लगभग 750 के आसपास हम कह सकते हैं कि अक्षेत्रीय पार्टियां हैं। और 2006 से पहले 6 मुख्य राष्ट्रीय दल थे और 2006 चुनाव हुआ तब उसमें एक राजनीतिक दल की बढ़ोतरी थी, वो था हमारा आम आदमी पार्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वालों में या की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। यानी कहने का मतलब सिर्फ है कुछ जो राजनीतिक दल होते हैं जिनका प्रभुत्व होता है, जिनका कोई एक विशेष मुद्दा होता है तो वही चुनौती देते हैं। फॉर एग्जांपल आज वर्तमान की बात करें तो मुख्य जो राजनीतिक दल है, यदि मुख्य की बात करें तो वो है भारतीय जनता पार्टी। टक्कर देने की स्थिति में कौन सी पार्टियां हैं? अन्य पार्टियां, कांग्रेस और अन्य दल हैं। चलिए आगे। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ यानी मुकाबले में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा होता है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। हमारा जो ये टॉपिक चला हुआ कितने राजनीतिक दल, इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी एक दलीय का मतलब है एक दल, जहाँ पर एक दल ही शासन व्यवस्था चलाता है या जिस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। जहाँ पर 2 दल हैं वहाँ पर द्विदलीय है। 2 से ज़्यादा जहाँ पर दल हैं वो शासन प्रक्रिया में या शासक के चुनाव में भाग लेते हैं तो उसे बहुदलीय चुनाव प्रणाली या बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। तो चाइना के अंदर क्या है? चाइना में एक दलीय व्यवस्था है और वहाँ पर कौन सी पार्टी की सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो हम एक दल को अच्छा नहीं मानते क्योंकि ये लोकतंत्र विकल्प नहीं है। यानी इसके अंदर लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिलते हैं या इच्छाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी राजनीतिक लोगों को इच्छा प्राप्त नहीं होती। तो ये क्या है? अच्छी सरकार या अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है।
इसके बाद आता है, हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियों हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक दलीय शासन व्यवस्था वाले देशों का एक एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो इसका एक उदाहरण चाइना है क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। द्विदलीय का उदाहरण यदि आपसे पूछता तो अमेरिका और ब्रिटेन इसके अच्छे उदाहरण हैं। यदि बहुदलीय शासन व्यवस्था का यदि आपसे एग्जाम्पल पूछता तो भारत उसका एक प्रमुख या एक अच्छा उदाहरण है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। यानी गठबंधन सरकार क्या होती है, जब दो से ज़्यादा दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं या मिलीजुली सरकार कहते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। यानी इसका एक सबसे अच्छा लाभ क्या बताएगा कि लोगों को अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक स्वतंत्रता या ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा अवगुण होता है कि सरकार स्थिर नहीं होती। यानी जब कभी भी सरकार में आपस में नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना गठबंधन या जो सहयोग थी उनकी सहमति को तोड़ देते हैं, जिससे सरकार समय से पहले गिर जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए असभ्य भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिससे लोगों का जो नैतिक पतन है वो हो जाता है। तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना या किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप यानी अनुसार दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। यानी कहने का मतलब हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं और हर जाति, हर धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए या प्रतिनिधित्व या उनके हितों की रक्षा करने के लिए इतनी राजनीतिक पार्टियां देखने को मिलती हैं। लेकिन जहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम है और जो जाति है, एक प्रमुख जाति को महत्व दिया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या मिलेगी आपको, एक ही प्रकार की एक दलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है।
अब आते हैं हम इसके बाद राजनीतिक दलों में जन भागीदारी यानी लोगों की भागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों में काफ़ी ज़्यादा था। यानी कुछ ही मानते हैं कि राजनीतिक दलों के ऊपर भरोसा है, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों पर कोई भी भरोसा नहीं है। आम चुनाव जब होते हैं या चुनाव होते हैं तब क्या कहते हैं कि नेता आते हैं, चुनाव जीतने के पश्चात वो नेता दोबारा से अपना चेहरा नहीं दिखाते, न ही कोई किसी प्रकार के विकास के कार्य करवाते, सिर्फ चुनाव के समय वो दिखाई देते हैं। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। खुद को यानी कैसी सदस्यता बढ़ती है? वोट डालकर, सरकार में भागीदारी करके, यानी सरकार की नीतियों को लागू करवाने में भाग लेकर। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों का दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या ये कि दिखाया गया 1971 में कितना था, 38 था, 1966 में 31, 1999 38% था। तो ये क्या दिखा रहा है ग्राफ कि क्या हुआ है, भारत के अंदर पार्टी की जो सदस्यता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये जो एग्ज़ाम किया गया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 में इसका अनुपालना की गई थी। अब आता है राष्ट्रीय दल, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक होगा। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।